दोस्तों, आज के वीडियो में हम सौरभ मुखर्जी के स्टॉक मार्केट को लेकर क्या व्यूज़ है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और आप उनको फॉलो करके कैसे आसान तरीके से अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं वो जानेंगे। और वो भी पता करेंगे कि कौन से टॉप सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस सवाल का जवाब वो दो तरीके से दे सकते हैं, डेटा और थियोरी। तो डेटा की बात करें तो सौरभ मुखर्जी ने अपनी बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में बताया है कि इंडिया में आप किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, निफ्टी का इंडेक्स ट्रैकर खरीदें, किसी भी टाइप का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप अच्छा कमाना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। अगर आप 10 साल होल्ड करें तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन 3 साल से कम अगर आप होल्डिंग पीरियड रखते हैं तो आपके लिए रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो ये तो था डेटा बेस्ड आंसर। अब थियोरेटिकल अप्रोच देखें तो ऐसा क्यों है कि 3 साल कम से कम चाहिए। किसी भी स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको दो टाइप से वेल्थ क्रिएट करने का चांस मिलता है। पहला कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है। अच्छी कंपनी है तो साल दर साल 20 से 25% मुनाफा बढ़ रहा है। और दूसरा कि पी मल्टीपल उसका ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। पी मल्टीपल कहाँ जाएगा वो हमारे बस की बात नहीं है। पी मल्टीपल में क्वालिटी रहती है ऊपर नीचे जाने की, अर्निंग्स ऊपर जाती है। अगर आप 3 साल का टाइम दे तो प्रॉफिट का जो असर है वो पी मल्टीपल की वैल्यूज़ को ओवरशैडो कर सकता है। शायद 1 साल में ही हो जाए, 1 साल में ही आप खूब कमा लो। लेकिन अगर आप 3 साल का टाइम देते हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा कमाओगे, क्योंकि जो अर्निंग्स की ग्रोथ है, प्रॉफिट में जो ग्रोथ है, वो पी मल्टीपल की वैल्यूज़ को काबू कर लेगा। 3 से 5 साल इनफ टाइम है अच्छे पैसे बनाने के लिए। अगर आप 3 से 5 साल दें तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। सौरभ मुखर्जी का जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ कि 99% लोग जिनको वो जानते हैं, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, उनको 3 से 5 साल देने में डिफ़िकल्टी होती है। टिपिकल इंडियन इन्वेस्टर इंक्लूडिंग फंड मैनेजर्स वो हर 1.5 से 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को घुमाते रहते हैं और इसलिए कमाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सौरभ मुखर्जी ने अपनी बुक डायमंड्स इन द डस्ट में बताया है कि सही सिलेक्शन के 3 पहलू हैं। पहला कि प्रमोटर्स की अकाउंटिंग साफ़ होनी चाहिए, कंपनी के अकाउंट्स में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, कंपनी से पैसा निकालने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से 60 से 70% कंपनीज की क्लीन अकाउंटिंग नहीं है। दूसरी चीज़ है कि प्रमोटर को साफ सुथरा होने के साथ साथ कैपिटल एलोकेशन मतलब बिजनेस को चलाने की समझ होनी चाहिए। कैपिटल एलोकेशन मतलब कंपनी का जो मुनाफा बनता है उसको प्रमोटर को री इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपनी में। वो जो तरीका है री इन्वेस्टमेंट का, प्रमोटर को समझदारी से कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे रिमेनिंग 40% प्रमोटर्स में 3/4 खरे नहीं उतरते, लेकिन सिर्फ 1/4 40% का मतलब 10% इंडियन प्रमोटर्स सफाई से काम करते हैं और कैपिटल एलोकेशन अच्छे से करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है अच्छी इन्वेस्टिंग का, उसमें हम ये 10% इंडियन प्रमोटर्स पे फोकस करते हैं। प्रमोटर को एक बैरियर टू एंट्री बनानी चाहिए, ऐसी एक कंपनी खड़ी करनी चाहिए कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर इस कंपनी के साथ मुकाबला ना कर पाए, और करे भी तो डिसएडवांटेज पे करे, कमज़ोरी का मुकाबला करे। और जिस कंपनी में निवेश करे उसमें प्रमोटर ना ही साफ़ सुथरा हो, ना ही कैपिटल एलोकेशन अच्छा करता हो, लेकिन वो प्रमोटर एक मास्टर फ्रेंचाइजी बनाए और अपने कंपटीशन को बिल्कुल तोड़ डाले। सो क्लीन, रैशनल एंड डोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट करें। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पढ़ के खुद स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से NSE सर्टिफाइड कोर्सेज बाय कर सकते हैं। सौरभ मुखर्जी का मानना है कि मीडिया या सोशल मीडिया में स्टॉक के नाम सुनने के बाद या टिप्स लेने के बाद अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। दो तरीके हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो बनाने का सोच सकते हैं। पहला तरीका है शॉर्टकट का। सौरभ मुखर्जी ने अपनी बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में इस शॉर्टकट को समझाया है।
ये शॉर्टकट से अगर पैसा नहीं बने तो सौरभ मुखर्जी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। ये शॉर्टकट इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, समझ नहीं है इक्विटीज़ की, तो ये तरीका अपना सकते हैं। इसमें आप पिछले 10 साल की फाइनेंशियल हिस्ट्री पे गौर करें और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें जो 2 टेस्ट पास कर सके। पहला टेस्ट है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हर साल डबल डिजिट में आए, और दूसरा टेस्ट कि कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल 15% से ज़्यादा आए। तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में कंपनी का ऑलमोस्ट 20 साल का डेटा दिया है कि कैसे ये सिंपल सा टेस्ट निफ्टी या सेंसेक्स को हर साल बीट करता है। तो 2 टेस्ट है, 10 में से 10 साल आपकी रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में आए और 10 में से 10 साल आपकी ROCE 15% के ऊपर आनी चाहिए। अब थोड़ा सा हार्डवर्क वाले मेथड पे बात करते हैं, जो कि सौरभ मुखर्जी की लेटेस्ट बुक डायमंड्स इन द डस्ट में दिया हुआ है। उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला कि क्लीन अकाउंटिंग हो, दूसरा कैपिटल एलोकेशन समझदारी से किया गया हो, और तीसरा कि मास्टर फ्रेंचाइजी हो। पहला क्लीन अकाउंटिंग की बात करें तो आइडियली आपको लास्ट 3 साल का अकाउंट पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लास्ट 1 साल का अकाउंट पढ़िए। जब आप 1 साल का अकाउंट पढ़ते हैं तो 3 चीज़ों पे नज़र रखें। पहला कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाइए किसी भी एनुअल रिपोर्ट में, वहाँ देखिए बिजनेस की ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। अगर ये दोनों नंबर आप जोड़ दो, वो नंबर 0 से ऊपर आता है। अगर ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उसका मतलब है कि कंपनी एक्चुअली पैसा बना रही है। 90% बिजनेसेस इंडिया में पैसा नहीं बनाते। मोस्ट फेमस बिजनेसेस जिनके बारे में आप और हम जानते हैं, वो एक्चुअली पैसा नहीं बनाते। तो पहला, एनुअल रिपोर्ट में ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, वो देखें। अब दूसरा, एनुअल रिपोर्ट में देखें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं, मतलब कि प्रमोटर अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव्स के साथ लिस्टेड एंटिटी को खरीदना बेचना कर रहे हैं या नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो भाग जाइए, क्योंकि आपका पैसा डूबने का चांस हाई है। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो 0 से कम है, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इज़ लेस देन 0, तो भाग जाइए। और तीसरा अकाउंटिंग टेस्ट बहुत सिंपल है। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिस्टिंग रहता है किसी भी एनुअल रिपोर्ट में। किसी भी एनुअल रिपोर्ट में समझाया रहता है कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रमोटर्स के फ्रेंड्स और फैमिलीज़ है, तो फिर वो तीसरा पॉइंट भागने वाला है। तो शॉर्टकट से अकाउंटिंग समझनी है तो ये 3 चीज़ें दी है फोकस करने के लिए। इसे क्विक एंड डर्टी गाइड टू अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा, हम आते हैं कैपिटल एलोकेशन के टॉपिक पे। अगर आपको समझना है कि प्रमोटर को कैपिटल एलोकेशन आता है कि नहीं, तो सबसे सिंपल टेस्ट है कि कंपनी की ROCE 15% के ऊपर आती है या नहीं पिछले 10 साल में। मोस्ट इंडियन प्रमोटर्स के बस की बात नहीं है ये 15% ROCE लाना। अगर प्रमोटर 15% ROCE ला नहीं पा रहा तो आप उस कंपनी से दूर रहिए। अब तीसरी चीज़, कंपनी के पास डोमिनेंट या मास्टर फ्रेंचाइजी है या नहीं। इसका सबसे सिंपल टेस्ट है। अगर ये कंपनी का प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखता है तो आप सिंपल अपने आप से पूछिए, ये कंपनी प्राइस के बेसिस पे कम्पीट करती है। मतलब कि अगर किसी दूसरी कंपनी ने सेम प्रोडक्ट 25% सस्ते में सेल किया, इस कंपनी को भाव घटाने की नेसेसिटी है या नहीं। अगर नेसेसिटी है तो भाग जाइए। कोई भी कंपनी जिसको प्राइस के बेसिस पे कम्पीट करना है, आपके और मेरे लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, और ये वाला थोड़ा मेहनत वाला। अगर आपको लगता है कि इतनी मेहनत भी आप नहीं कर सकते, तो आप सट्टा मत खेलिए बाज़ार में। किसी फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड को ढूंढिए या PMS को ढूंढिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा दे दीजिए। टाइमिंग करना सबसे वर्स्ट थिंग है इन्वेस्टर के लिए। सौरभ मुखर्जी के हिसाब से बहुत से फंड मैनेजर्स को मार्केट की हवा तक नहीं रहती, स्टॉक का तो छोड़ दीजिए। मार्च 2020 की बात करें तो सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो ही बेस्ट टाइम था मार्केट में कूदने का। बहुत कम लोग घुसे उस टाइम पे। तो टाइमिंग के बेसिस पे मार्केट में घुसना मुश्किल है। तो अब होता क्या है, क्योंकि हमारे देश में 90 to 95% कंपनीज़ की मुनाफा ग्रो करने की क्षमता इतनी कम है कि ओनली तरीका उनका कमाना है वहाँ टाइम करना। टाइम करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो कंपनी की इंजन ही इतनी कमज़ोर है।
लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी पहाड़ से नीचे जाएगी तो एटलीस्ट मूव करेगी। वैसे स्टॉक से हमको दूर रहना है। हम ऐसे स्टॉक्स में फोकस कर रहे हैं जहाँ पे गाड़ी 25% की रफ्तार से बिजनेस का कैश फ्लो ग्रो करती है। अगर बिजनेस का कैश फ्लो 25% से ग्रो कर रहा है, मानिए 10 साल में पी मल्टीपल डबल हो गया, तो आपका रिटर्न आएगा 25% कैश फ्लो के ग्रोथ से 7%। कोई भी चीज़ 10 साल में डबल होती है तो हर साल 7% से ग्रो करती है, तो आपका रिटर्न आ गया 25 + 7 32%। लेकिन अब उल्टा सोचें, पी मल्टीपल 10 साल में आधा हो गया किसी भी रीज़न से, उसका मतलब आपका रिटर्न रहेगा 25% कंपनी के कैश फ्लो ग्रोथ से, -7% क्योंकि पी आधा हो गया है। आप फिर भी 18% कमाओगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 18% रिटर्न से। तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, जिस टाइप के स्टॉक्स का जिक्र डायमंड इन द डस्ट में है, तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी 25% से। अगर पी मल्टीपल आपके अपोजिट भी गया तो भी आपको 18 से 19% का रिटर्न मिलेगा। आपकी लाइफ चेंज करने वाली कंपाउंडिंग चालू हो जाएगी। इंडिया में जो हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और हमारी जनरेशन में भी काफ़ी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन ने इतना ट्रॉमा और इंसिडेंट्स देखे हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स आए। उस ज़माने में आप इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड लेते, उसमें ही 16 से 17% रिटर्न मिल जाता, तो एक तरीके से रिस्क लेने का फ़ायदा ही क्या था। प्लस स्टॉक मार्केट में भरपूर करप्शन था। 80s 90s में हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम एक्सेट्रा, तो वो जो ज़माना था उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं। उन्होंने सबसे डेंजरस की वो है कि रियल एस्टेट में निवेश किया। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आज तक चलता आ रहा है, जो बहुत खतरनाक है। आरबीआई ने बार बार डेटा छापा है कि 95% इंडियन फैमिलीज़ की वेल्थ रियल एस्टेट और गोल्ड में है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो आपका डबल डिजिट कंपाउंडिंग आना नामुमकिन है। आपके और मेरे लिए इन्फ्लेशन ही 6 से 7% है, तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो कम से कम हमें चाहिए 9 से 10% इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। सो मोस्ट इंडियन फैमिलीज़ की सबसे वर्स्ट गलती होती है कि ज़िंदगी की मेजॉरिटी कमाई वो रियल एस्टेट या फिक्स डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स या गोल्ड में लगा देते हैं, और उससे कंपाउंडिंग का सिलसिला ओवर हो जाता है। सौरभ मुखर्जी यही सलाह देते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में कि अगर आपको अच्छे से एसेट एलोकेशन करना है तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को लीजिए। सेबी की वेबसाइट पे सबके नाम दिए हुए हैं। ये आपके लिए आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से बात करें तो सबसे सिंपल तरीका है अपने फाइनेंशियल प्लान बनाने का, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास 100 रुपये है। 100 रुपये में उतना पैसा आप अलग रख दीजिए जितना आपको लगेगा अगर आगे के 3 से 4 साल बुरे रहे तो। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई, आपकी कमाई बंद हो गई, आपको अपने पैसे को फाइनेंस करने के लिए अगले 4 साल कितने लगेंगे उसको आप अलग रख दीजिए। मानिए हर साल आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 5 रुपये पे चलता है, तो 5 × 4 = 20 रुपीज़। तो 100 में से 20 रुपये आप अलग रख दीजिए। आपके पास बचे 80 रुपये। उस 80 का मेजॉरिटी यानी 2/3 आप लगाइए लार्ज कैप्स में और 1/3 आप लगाइए स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप्स में लगाने का सबसे सिंपल तरीका है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और निफ्टी से कंपाउंडिंग करिए। अगर आपको ट्रैकर फंड में निवेश नहीं करना तो कोई ऐसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुनिए, और स्मॉल कैप्स में इंडिया में काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो 100 में से उतना पैसा अलग रखिए जो आपका 4 साल का रेनी डे कॉपस है। अगर वो आपके 20 रुपये है तो आपके 80 रुपये बच गए। 80 में से 2/3 मतलब 55 से 60 रुपये डाल दिए लार्ज कैप्स में और 25 से 30 रुपये स्मॉल कैप्स में। ये एक सिंपल सा तरीका है और कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में इसको और डिटेल से समझाया है। ये तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे, आइदर आप 30s में हो या 40s में, इवन 50s में हो, ये तरीका अगले 10 साल में आपके लिए अच्छी कमाई करके देगा। गोल्ड की बात करें तो उसकी वॉलेटिलिटी निफ्टी समान है और रिटर्न आधी आती है, तो सौरभ मुखर्जी को नहीं लगता कि गोल्ड वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करके आधा रिटर्न लेना चाहिए। पहला लेंडर्स की बात करते हैं। लेंडर्स में एक पॉजिटिव सिचुएशन बन गया है अच्छे लेंडर्स के लिए। पीएसयू बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो धीरे धीरे बिखर चुकी है लास्ट 20 साल में। तो पीएसयू बैंक की हर साल की कहानी है, वो मार्केट शेयर लूज़ करेगा, उसकी बैलेंस शीट में दम नहीं है, उनके पास अच्छे स्टाफ को हायर करने की क्षमता नहीं है,
टेक्नोलॉजी में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। पीएसयू बैंक्स के पास 60% मार्केट शेयर है, वो लूज़ करता रहेगा और अच्छे प्राइवेट सेक्टर लेंडर को फ़ायदा रहेगा। लेकिन साथ साथ काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने घोटाला किया है अपने अकाउंट्स में। तो जो अच्छा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, जिसका अकाउंट क्लीन है, प्रमोटर समझदार है, वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है आज इंडिया में। नॉट ओनली पावरफुल पोजीशन रिलेटिव टू पीएसयू बैंक्स बट पावरफुल पोजीशन रिलेटिव टू नॉटी प्राइवेट सेक्टर। तो 4 से 5 प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स बहुत सारा पैसा बनाएंगे अगले 5 से 6 साल में। दूसरा सेक्टर है आईटी सर्विसेज का। पूरी दुनिया आजकल ऑनलाइन हो गई है, तो इससे क्या हुआ है, जितनी भी कंपनीज़ है सबको अपना बिजनेस डिजिटाइज करना है। और अगर आपको इतने भारी पैमाने पर डिजिटाइजेशन करना है तो इंडिया ही ऐसा देश है जहां इतना सारा काम हो सकता है। तो इंडिया की जो पीक आईटी सर्विसेज कंपनीज़ है उनको भर भर के काम मिल रहा है और अगले 3 से 4 साल मिलते रहेगा। जब तक ये डिजिटाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता तब तक इंडिया के आईटी सर्विसेज कंपनीज़ को बहुत काम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उतने कोडर्स मार्केट में नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ 2 से 3 मास्टर कंपनीज़ है जिनकी ट्रेनिंग सिस्टम अच्छी है, रिक्रूटमेंट सिस्टम अच्छी है, जो अपने स्टाफ को खुश रख सकते हैं। उनके पास ही स्टाफ है। बाकी जो बड़े बड़े आईटी सर्विसेज कंपनीज़ है उनको लोग मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी बड़े आईटी सर्विसेज ने अनाउंसमेंट कर दी है कि लोग नहीं मिल रहे हैं और काम नहीं ले सकते। तो काम बहुत है आईटी सर्विसेज में, टैलेंट पाना मुश्किल हो गया है। इसलिए जो टॉप की आईटी सर्विसेज की कंपनीज़ है जैसे टीसीएस, जो सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो में भी है, उनके लिए अगला 3 से 5 साल बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स का। अगर आप इंडिया में नोटिस करो तो एफएमसीजी में बहुत कंपटीशन है, फार्मा में भी बहुत कंपटीशन है। हज़ारों कंपनीज़ है इनमें, लेकिन जो बैकएंड है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है एफएमसीजी को, वो चाहे क्रीम या लोशंस का सर्फेक्टेंट हो, बिस्किट्स और केक्स का एमल्सिफायर हो, एपीआईज़ के अंदर जो सॉल्वेंट जाते हैं वो हो, वो पूरी जो बैकएंड इंडस्ट्री है वहाँ पे हर एक सेगमेंट में 1 से 2 मोनोपोलिस्ट है। तो ये सेटअप हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि एफएमसीजी और फार्मा की डिमांड हमेशा रहेगी। तो सौरभ मुखर्जी ने अपने मार्सलेस पोर्टफोलियो में एक के बाद एक इन बैकएंड प्लेयर्स को बाय किया है और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं इनको बाय करना। तो अगले 5 से 6 साल में इसमें बहुत पैसा बनेगा। दोस्तों, अगर आप सौरभ मुखर्जी के टॉप शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई है। आप उसे इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या एंड स्क्रीन पे वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए